यूपी टेट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। एससीईआरटी की किताबों से आधारित ये क्वेश्चंस रहेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो से पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता होगा कि 30 क्वेश्चन जो आते हैं यूपी टेट में पर्यावरण के आते हैं, विभिन्न विषयों से आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें आपको पॉलिटी से, ज्योग्राफी से और एक आध क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साइंस से भी क्वेश्चंस आते हैं। ईवीएस आप कितना भी पढ़ेंगे आपको कम ही लगेगा। साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से आपकी सुपर टेट की भी तैयारी, मतलब सुपर टेट में जो पर्यावरण और जीके जीएस के क्वेश्चंस आते हैं उसकी भी हो जाएगी। तो कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, 1 से 100 तक नंबरिंग कर लीजिए और जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने आए उसका आंसर लिखिए और चेक करिए कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पाते हैं। और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, लगभग मान करके चलिएगा 40 से 45 मिनट में ये क्वेश्चंस को हम खत्म करेंगे। व्याख्या बहुत अधिक नहीं कराई जाएगी, सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली, किलिमंजारो, चिम्बराजो या फिर पोपा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या आंसर होगा? जो भी आपको जिस प्रश्न का आंसर पता हो, या तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए उसमें लिखिए, या फिर एक आप काम कर सकते हैं कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चल सकते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। ये कहाँ स्थित है? तो ये इटली के सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित है। सागर की बात करें तो टायरेनियन सागर में स्थित है। ये एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है और इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सक्रिय है और निरंतर सक्रियता की वजह से इसको कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। प्रश्न संख्या 2, ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ है? कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है चाइना, भारत, इक्वाडोर या फिर जापान। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर और आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ये आपका है इक्वाडोर में स्थित है, ठीक है, ये आपका इक्वाडोर में स्थित है और ये दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला के सबसे प्रभावशाली ज्वालामुखी में से एक है। इक्वाडोर के ये ऊंचे इलाकों से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर इस शिखर पर दुनिया के कुछ प्रमुख गिने चुने भूमध्यरेखीय ग्लेशियरों में से एक है ये। आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न के लिए। फ्यूजियामा प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहाँ है? जापान, अमेरिका, चीन, भारत। एक ही टॉपिक से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन रखे हैं, फिर अगले टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही ये आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 में आपका जापान में है फ्यूजियामा प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ है ये? तो आप कहेंगे जापान में है। जापान की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे भैया टोक्यो है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अगला प्रश्न। उससे पहले आपको बता दें इस चैनल पर कंप्लीट यूपी टेट की तैयारी कराई जा रही है। काफ़ी सारी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री चल रही हैं और एप्लीकेशन से भी आप हमारा कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर कितना तापमान बढ़ता है? 2, 3, 4 या फिर 1 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा 1 डिग्री। जो लोग आंसर कर रहे हैं यहाँ पर आपका आंसर डी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तापमान में वृद्धि की अगर हम बात करें तो जब हम पृथ्वी की सतह में अंदर यानी क्रस्ट में जाते हैं तो तापमान क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। और शुरुआती गहराई में हर 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री जो है बढ़ जाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं उनके क्षय और आंतरिक दबाव के कारण ये वृद्धि होती है। ध्यान रखना है आपको कि ये वृद्धि हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, ठीक है। बहुत अधिक गहराई में जाने पर क्या होता है? तापमान बढ़ने की यह गति कम भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिपकिला दर्रा कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, आपको ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ
जिले की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक जिला है किन्नौर जिला, किन्नौर जिले में स्थित है। और ऊंचाई की बात करें तो 3930 मीटर की ऊंचाई पर भारत चीन जो सीमा है, जिसको वास्तविक नियंत्रण रेखा भी कहा जाता है, वहीं पर ये स्थित है। और ये भारत और कह सकते हैं तिब्बत से इसको जुड़ता है। तो सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? बताइए। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 6, आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की जो है सबसे लंबी है, तटरेखा की लंबाई जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। कितनी है? 2340 किलोमीटर है लगभग। पश्चिमी तट पर स्थित है और अरब सागर से ये घिरा हुआ है, जिसके साथ साथ इसमें कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी भी शामिल है। इसमें 40 से अधिक छोटे और बड़े बंदरगाह भी शामिल हैं। भारत के कितने राज्य जो हैं वो तट रेखा से लगे हुए हैं? 8, 6, 10 या फिर 9? प्रश्न संख्या 7 में आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कितने राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं? उनके नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि कूट बना करके आपसे प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तट रेखा से संबंधित नहीं है। 9 राज्यों की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो पश्चिमी तट पर स्थित है 5 राज्य, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। जिसमें गुजरात जो है सबसे लंबी तट रेखा वाला है और सबसे छोटी तट रेखा वाला है गोवा। 4 जो है वो पूर्वी तट पर स्थित राज्य हैं, जिसमें तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। इसके अलावा जब केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दमन, दीप, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार ये भी शामिल हैं। तो यहाँ पर 9 राज्य हैं और केंद्र शासित की नाम आपको याद रखने हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? मैकमोहन, डूरंड, N44 या फिर रेड क्लिफ? क्वेश्चन नंबर 8 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। रेड क्लिफ। यहाँ पर अगर हम रेखाओं की बात करें तो डूरंड रेखा भी आपसे पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है, और मैकमोहन तो काफ़ी बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा भी गया है। मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये भारत और चीन के बीच में स्थित है, भारत और चीन के बीच में स्थित है। डूरंड रेखा की अगर हम बात करें तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 6, 8, 5 या फिर 10? प्रश्न संख्या 9, आंसर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। मित्र पर गमछा, झार ये ट्रिक है, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं। मित्र पर गमछा, झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर के गुजरती। अच्छा, कर्क रेखा के बारे में आप जानते हैं कि कर्क रेखा क्या है? उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ये एक रेखा है 23.5 डिग्री अक्षांश पर। एक काल्पनिक रेखा है, इसको किसी ने देखा नहीं है, कल्पना की जाती है, ठीक है। और ये भारत के बीच से गुजरती है। 8 राज्यों की बात हमने कर ही ली है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? बैरोग्राफ, कैलिपर्स, फैदोमीटर, ग्रेविमीटर। देखिए, ईवीएस का जो कह सकते हैं सिलेबस है वो काफ़ी व्यापक है। किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है, फिक्स नहीं है। हो सकता है संविधान से 3-4 क्वेश्चन आ जाएं, किसी सेट मतलब किसी ईयर में हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना आए। तो मेला वाला टॉपिक है, जैसे कई बार लोग पढ़ करके जाते हैं लेकिन मेला वाली टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते, तो आपको बहुत इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 10 में आंसर हो जाएगा यहाँ पर फैदोमीटर के साथ जाएंगे। समुद्र की गहराई को फैदोमीटर से मापा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। समुद्र की गहराई या कह सकते हैं पानी की गहराई, कि पानी कितना गहराई तक है। वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर, मेगाफोन या फिर स्क्रू गेज? तो क्वेश्चन नंबर 11
आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हाइग्रोमीटर से मापी जाती है समुद्र वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता, पहला विकल्प सही हो जाएगा। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइएगा। मीराबाई, सुचेता कृपलानी, लीला सेठ या फिर अन्ना जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 12 सही जवाब होगा यहाँ पर पहली महिला मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी भी राज्य की बनी हो, पूरे भारत की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो नाम आता है यहाँ पर किसका, सुचेता कृपलानी जी का। ये किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी, ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कहने वाले हैं कि ये भैया उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1974 में इनका निधन हो चुका है। ठीक है, 1963 में ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और 1967 तक इन्होंने राज्य को संभाला। भारत छोड़ो आंदोलन और संविधान सभा में भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आंसर होगा सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 13 है मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की पहली महिला का नाम बताना है। सुष्मिता सेन, साक्षी अग्रवाल, कुमारी रीता फारिया या फिर नीरजा मनोट। क्वेश्चन नंबर 13, कुमारी रीता फारिया जो हैं ये मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की प्रथम महिला हैं। प्रश्न बन सकता है कि रीता फारिया का संबंध किस राज्य से है या किस राज्य से रहने वाली हैं। तो ध्यान रखना है, आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब कहाँ की थी रीता फारिया, तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आप जानते हैं। तो ये मुंबई से रहने वाली थी। ठीक है, इनका जन्म जो है बॉम्बे यानी मुंबई में हुआ था 1943 में। मिस वर्ल्ड इन्होंने कब जीता, 1966 में। पहली भारतीय और एशियाई महिला ये बनी थी और ये गायनोकोलॉजिस्ट थी। ठीक है, गायनोकोलॉजिस्ट का मतलब हो गया ये महिलाओं से संबंधित जो है गायनोकोलॉजी जो होता है उस विभाग से संबंधित इन्होंने पढ़ाई की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिस वर्ल्ड बनने के बाद इन्होंने फिल्मों में भी काम किया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14, भारत रत्न से सम्मानित भारत की प्रथम महिला का नाम आपको बताना है। सुष्मिता सेन, नीरजा भनोट, प्रियंका गांधी या फिर इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी जो हैं ये भारत रत्न से सम्मानित भारत की प्रथम महिला हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। क्वेश्चन नंबर 15, आशा पूर्णा देवी, महादेवी वर्मा, पुनीत अरोड़ा। यहाँ पर ऑप्शन तो भैया इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ऑप्शंस गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन आपको इसी में से आंसर्स कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर हो जाएगा यहाँ पर आशा पूर्णा देवी जो हैं इनको, ठीक है, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो आशा पूर्णा देवी आप नाम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। किस रचना के लिए इनको मिला था, चलिए तो ध्यान रखिएगा। ये इनको जो पुरस्कार मिला था वो बांग्ला भाषा से संबंधित कोई रचना थी, हमें नाम तो नहीं याद आ रहा है। और जहाँ तक प्रथम प्रतिश्रुति है ना, प्रथम प्रतिश्रुति के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1976 में। हाँ ठीक है, 1976 में इनको मिला था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। इंदिरा गांधी, संतोष यादव, एनी बेसेंट, मदर टेरेसा। क्वेश्चन नंबर 16 सही जवाब होगा यहाँ पर मदर टेरेसा जो हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है, मदर टेरेसा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। 17वां प्रश्न है, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी। क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, लेकिन अगर भारतीय पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, सरोजनी नायडू। ठीक है, एनी बेसेंट जो हैं ये पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष तो थी, लेकिन ये भारत की नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 कहाँ की थी ये, तो इंग्लैंड की थी। 18वां प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताना है। भानु अथैया, कमलजीत संधू, सुषमा चावला, कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 18 में आंसर हो जाएगा भानु अथैया।
भानु अथैया जो है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। झूठ पकड़ने वाली मशीन क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 19। झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीग्राफ कहा जाता है। उत्तर जाएगा बी के साथ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो टेस्ट होता है उसको पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट कहा जाता है। किसी व्यक्ति के झूठ या सच बोलने का पता लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन है? देविका रानी, रीता फारिया, नरगिस दत्त, बैजयंती माला। प्रश्न संख्या 20 में आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 में आपका आंसर हो जाएगा देविका रानी जो है भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री थी। नाम था इनका देविका रानी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको आज की क्लास में पढ़ने को मिलेंगे। 21वां प्रश्न है, उससे पहले जान लीजिएगा रीता फारिया पॉवेल इनका पूरा नाम था। मिस वर्ल्ड का खिताब भी इन्होंने जीता है और ये पहली भारतीय मिस वर्ल्ड हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम कौन सा है? मेहर मूसा, प्रतिभा पुरी, अमृता प्रीतम, नरगिस दत्त। क्वेश्चन नंबर 21। काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे आज की इस क्लास में, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे। 21वें प्रश्न की बात करें तो आंसर हो जाएगा मेहर मूसा। ठीक है, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है मेहर मूसा। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? मतलब कौन थी कह सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम मीरा साहब फातिमा बीबी। मीरा साहब फातिमा बीबी जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट जो कि सबसे मतलब कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है, तो मीरा साहब फातिमा बीबी ये पहली महिला न्यायाधीश बनती हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कब इन्होंने मतलब कब इनको अपॉइंट किया गया था? तो 1989 में 1989 में केरल 1989 में इनको अपॉइंट किया गया और इनका जन्म जो है केरल में हुआ था। ठीक है, केरल में इनका जन्म हुआ था। बाद में इनको तमिलनाडु का राज्यपाल भी बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए और बता दें, हाँ ये पहली मुस्लिम महिला भी थी। ठीक है, पहली मुस्लिम महिला भी थी। 1958 में इन्होंने केरल के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायिक सेवा जो होती है वहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। एवरेस्ट पर लगातार चढ़ने वाली प्रथम महिला का नाम आपको बताना है। आशा पूर्ण देवी, संतोष यादव, बछेंद्री पाल, आरती साहा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका आंसर हो जाएगा संतोष यादव। एवरेस्ट है यहाँ पर, चंद्रमा नहीं है, अंतरिक्ष नहीं है, एवरेस्ट है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वो महिला जो लगातार चढ़ी हो, ठीक है, तो उनका नाम है संतोष यादव। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? सुष्मिता सेन, कल्पना चावला, ऐश्वर्या राय या फिर लारा दत्ता। प्रश्न संख्या 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आंसर हो जाएगा सुष्मिता सेन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य भारतीय कौन रही? लीला सेठ, फातिमा बीबी, आरती साहा, पी बंदोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका आंसर क्या जाएगा? लीला सेठ का नाम आपने सुना ही होगा, तो आंसर जाएगा यहाँ पर लीला सेठ। ठीक है, लीला सेठ जो हैं ये उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य जज भारती थी। और विक्रम सेठ का आपने नाम सुना होगा, विक्रम सेठ की माँ, ठीक है, विक्रम सेठ की जो माँ है उन्हीं का नाम था लीला सेठ। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 26। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा।
भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? प्रश्न संख्या 27, लॉर्ड विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, कपाडिया या फिर कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो है ये अंतिम गवर्नर और प्रथम वायसराय बने थे, लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर आपका आंसर जाएगा डी के साथ। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? सी राजगोपालाचारी, जनरल करियप्पा, माउंटबेटन या फिर पटेल जी। भारत का अंतिम वायसराय, चलिए सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। मार्च 1947 से अगस्त 1947 तक वायसराय के रूप में इन्होंने कार्य किया और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल यही बने। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, कैनिंग, राजेंद्र प्रसाद, विलियम बेंटिक। तो आंसर जाएगा माउंटबेटन के साथ। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय लग गया तो यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 में आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो एक स्लाइड से आप समझ सकते हैं। देखिए, जब आप पढ़ेंगे इतिहास के बारे में शुरुआत से तो आपको समझ में आएगा कि पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक। फिर आ जाता है, पहले इस पद का नाम था गवर्नर, फिर क्या किया गया? गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल जब पूछे तो वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का, फिर बंगाल का नहीं, फिर भारत का कहा जाने लगा तो ये बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय तो ये कैनिंग। जो अंतिम होंगे वही प्रथम वायसराय बनाए गए। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए, 2-4 बार देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 31 में आपका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, सुकुमार सेन, राजेंद्र सिंह, हीरा लाल जे कानिया। प्रश्न संख्या 32वें प्रश्न में सही जवाब हो जाएगा आपका हीरा लाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने पुरुष में, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? सुकुमार सेन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी मावलंकर या फिर कपाडिया। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, ये लोकसभा अध्यक्ष थे। आपके मन में सुकुमार सेन आ रहा होगा ना, सुकुमार सेन जो है इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में अक्सर लोग ऑप्शन जब आता है तो गड़बड़ी कर देते हैं। ये चीफ इलेक्शन यानी पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो जी.वी. मावलंकर का नाम आपको ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जे.आर.डी. टाटा, जेम्स ए. की मेहर सेन। प्रश्न संख्या 34 में आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35, ए.आर. रहमान, सी.वी. रमन, दादाभाई नौरोजी या फिर वैद्यनाथ। प्रश्न संख्या 35 में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ सी.वी. रमन। ये एक वैज्ञानिक थे जिनको पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सी.वी. रमन। अगला है मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सैफुद्दीन किचलू, विनोबा भावे, मिहिर सेन या फिर हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर है 36 में आपको आंसर करना है। आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय का नाम आपको बताना है जिन्होंने इंग्लिश चैनल सबसे पहली बार पार किया हो। आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 37 के लिए ऑप्शन नंबर ए के साथ, अर्थात मिहिर सेन यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दादाभाई नौरोजी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 38 में आपका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर सी के साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1954 में इनको मिला था। अगला है, भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? चीनी यात्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 में आप सबका आंसर आ रहा है यहाँ पर फायान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रथम भारतीय पायलट कौन था? JRD टाटा, हसरत मोहानी कपाड़िया या फिर अबुल कलाम आज़ाद? सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 40 के लिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। JRD टाटा जो हैं ये पहले भारतीय पायलट थे। JRD टाटा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? फायान, हॉकिंस, हिक्की या फिर हशरत मोहानी? मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो हॉकिंस यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ क्या होगा? हॉकिंस के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस इनका पूरा नाम था। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर सूरत पहुंचे और 1609 में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए। इनका उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक रियासतें प्राप्त करना और सूरत में फैक्ट्री यानी कारखाना स्थापित करना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर खान ने 400 का मनसब प्रदान किया और इंग्लिश खान की उपाधि दी। फायान की बात करें तो ये चीनी बौद्ध भिक्षु थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका नाम विक्रमादित्य था, उनके शासनकाल में ये भारत आए थे। हशरत मोहानी जो ऑप्शन में दिया गया है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने दिया। भगत सिंह ने इसको आगे प्रमोट किया था। फिक्की की अगर हम बात करें तो ये एक संगठन है जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। एक व्यापारिक संगठन है फिक्की, FICCI। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, दादा भाई नौरोजी, जेम्स हिक्की या फिर मनेकशा? 42वें प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय नागरिक थे। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति? जेम्स ए हिक्की, मिहिर सेन, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय? प्रश्न संख्या 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपका सही जवाब हो जाएगा जेम्स ए हिक्की, अर्थात ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? कावेरी, अप्सरा, तारापुर, पृथ्वी? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए अप्सरा। अप्सरा जो है ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 45। दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दर्पण या फिर बंगाल गजट? आप सभी जानते हैं बंगाल गजट जो है भारत का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, और ये अंग्रेजी भाषा का था और ये वीकली आता था, डेली नहीं, वीकली। ठीक है, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है तो ध्यान रखिएगा। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरू किया था 1780 में जनवरी में। कोलकाता से ये प्रकाशित होता था। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी ये जाना जाता था। अगला देखिएगा, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तक्षशिला, नालंदा, बनारस, आंध्र प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 46 में आंसर हो जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये भारत का पहला विश्वविद्यालय। इसको बनाया किसने था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसकी स्थापना जो है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। बिहार के जिले, एक जिला है, नालंदा ही जिला है, राजगीर के पास स्थित है। ठीक है, राजगीर के पास ये स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी ने इसको हालांकि नष्ट भी कर दिया था। प्रथम बोलती भारतीय फिल्म का नाम क्या है? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, दो लोग या फिर झांसी की रानी? क्वेश्चन नंबर 47 में आप अपना आंसर बताएं।
सही जवाब होगा यहाँ पर आलम आरा। आलम आरा जो है ये पहली बोलती फिल्म थी, 1931 में ये जो आई थी। ठीक है, 1931 में ये फिल्म बनी थी और इसको दोबारा से जो है 2025 में इसको दोबारा से जो है किया गया टेलीकास्ट। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आलम आरा। 48वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है। देखिए, एक साथ आप सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो ईवीएस में ये सब थोड़ी पूछा जाएगा, लेकिन आप सोचिए यही प्रश्न अगर ईवीएस में पूछ लिया गया तो आप कह पाएंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं, ठीक है, ऐसे प्रश्न आए हैं, आप पिछला पेपर उठा के देखिएगा, कांग्रेस से क्वेश्चन आए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं, ज्योग्राफी से भर भर के क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटी से भी क्वेश्चन आए हैं, तो आप इनकार नहीं कर सकते इस बात से। आंसर होगा यहाँ पर WC बनर्जी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी हम कहें, ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। पहले मुस्लिम अध्यक्ष की जब हम बात करते हैं, ये प्रश्न जो है आपका यूपी सुपरटेट में भी इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया था। बदरुद्दीन तैयबजी जो हैं ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 50। सही जवाब होगा हावड़ा पुल। हावड़ा पुल जो है ये भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल है। ये कहाँ स्थित है तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है, हावड़ा पे स्थित है। इसको हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं। हावड़ा पुल तो यहाँ पर ऑप्शन में ही दिया गया है। रविंद्र सेतु के नाम से भी जानते हैं। किस नदी पर स्थित है तो ये हुगली नदी पर स्थित है और दुनिया के सबसे बेस्ट कैंटिलीवर पुलों में से एक है कहाँ पर तो कोलकाता और हावड़ा के बीच में हुगली नदी पर है। बिना किसी पिलर के पानी के ऊपर लटकता हुआ है ये। इसका नाम जो है 1965 में रविंद्र सेतु रखा गया था और 1943 में यातायात के लिए खोला गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। एक प्रश्न और इसी से संबंधित आता है कि सबसे लंबे पुल की, सबसे बड़ा और सबसे लंबा अलग है। सबसे लंबा पुल अगर आपसे पूछा जाए तो भूपेन हजारिका सेतु है। ठीक है, भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। लौह स्तंभ, एफिल टावर, कुतुब मीनार, हवा महल। प्रश्न संख्या 51 में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, कुतुब मीनार जो है ये सबसे ऊंची है। आपसे प्रश्न बन सकता है कि कुतुब मीनार आखिर कहाँ स्थित है, तो आप क्या दिल्ली बताने वाले हैं। हाँ बिल्कुल सही है, 73 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी ये शामिल है। 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाना शुरू किया था। दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। इसके नाम से मेट्रो स्टेशन भी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र। प्रश्न संख्या 52 में आपका सही जवाब हो जाएगा भारत रत्न जो है ये भारत का सबसे मतलब कह सकते हैं सबसे सर्वोच्च जो ऑप्शन यूज किया गया है, शब्द यही सही है, सर्वोच्च सम्मान है ये। इसमें क्या क्या मिलता है, भारत रत्न में क्या क्या मिलता है और कितने लोगों को मिलता है ये भी आपको पता होगा। हालांकि इसको वर्तमान में काफ़ी सारी सरकारें मतलब सरकार के जो लोग हैं पॉलिटिकली इसको यूज किया जा रहा है। 1954 से इसकी स्टार्टिंग होती है और 1954 में मतलब इसकी स्थापना होती है। पहला भारत रत्न किसको दिया गया था तो आपको बताया गया। ठीक है, सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को 1954 में सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है। सोनपुरा, माता टीला, K2 या फिर रामेश्वरम टीवी टावर। प्रश्न संख्या 53 सही जवाब होगा रामेश्वरम टीवी टावर जो है ये भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट देखिएगा, है कहाँ ये तो रामेश्वरम से आप समझ पा रहे होंगे तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में रामेश्वरम में ही स्थित है। ऊंचाई की बात करें तो 323 मीटर यानी लगभग 1060 फीट है। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है तो आप इसी क्लास में पढ़ चुके हैं।
अच्छा, दक्षिण भारत का पूछ लिया यहाँ पर, तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 54 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है? शेरपा तेजिंग, एमंड सेन, रॉबर्ट पियरे, मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 55 में आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पियरे जो हैं उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? नॉर्वे, चीन, यूएसए, यूएसएसआर। क्वेश्चन नंबर 56 में आंसर हो जाएगा चीन ने शुरुआत की थी सबसे पहले, जो नोट छपते हैं मतलब कागज का नोट, उसकी शुरुआत। सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक पशुओं वाला देश, सबसे ज़्यादा पशु जो हैं कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। क्वेश्चन नंबर 57 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारत जो है विश्व में टॉप पे है इस मामले में। दूध उत्पादन में भी हम लोग पहले स्थान पर हैं, ठीक है। ब्राज़ील दूसरे स्थान पर है पशु के मामले में, चीन तीसरे स्थान पर है, लेकिन सूअर और अन्य पशु चीन में ज़्यादा हैं। भारत में गाय, भैंस, बकरी इस मामले में हम लोग प्रथम स्थान पे हैं। एनसीएफ 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया जाता है? तो पर्यावरण कक्षा 1 और 2 के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, 3, 4, 5 से स्टार्टिंग होती है। 1 और 2 के बच्चों को भाषा के माध्यम से, गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति कौन सा है? मिकेल सेन, उरुग्वे, मार्को पोलो, राइट बंधु। क्वेश्चन नंबर 59 आंसर होगा यहाँ पर 59 में आपका आंसर होगा राइट बंधु, अर्थात ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन सा है? राइट बंधु, यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग, अलेक्सी लेनेव। प्रश्न संख्या 60 तो आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। ये यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया? हिरोशिमा, ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 61 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 आंसर होगा यहाँ पर यूरी गागरिन। 63वां प्रश्न है, किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? आर्थर एश, बेनजीर भुट्टो, ट्रुगवेली फ्रेडरिक पाशी। उत्तर होगा प्रश्न संख्या 63 में बेनजीर भुट्टो, अर्थात ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 64 आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित, यहाँ पर डी के साथ जाएंगे। अगला है, सबसे छोटी सीमा वाले देश का नाम क्या है? इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड, जिब्राल्टर, भारत। जिब्राल्टर आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी सीमा वाला ये देश है। विश्व की सबसे छोटी नदी का नाम पूछा जा रहा है, नील, कील, डी, बैकाल। प्रश्न संख्या 66 में आपका सही जवाब हो जाएगा डी नदी जो है ये विश्व की सबसे छोटी नदी है। कौन सी नदी? डी नदी, अर्थात यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। है कहाँ ये? अमेरिका में है। अमेरिका में एक राज्य है ओरेगन, ठीक है, वहाँ पर लिंकन सिटी में स्थित है। 440 फीट यानी 130 मीटर की लंबाई है। दुनिया की सबसे छोटी नदी के रूप में गिनीज वर्ल्ड बुक में भी इसका जो है स्थान है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम बताना है आपको। प्रश्न संख्या 67, एंडीज, हिमालय, रॉकीज, पामीर। तो आंसर हो जाएगा 67वें प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है, अभी लगभग 30 क्वेश्चन बाकी हैं। विश्व की सबसे बड़ी नहर का नाम, आपने लाइक नहीं किया वीडियो को, अगर क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ऐसी ही वीडियोस और लाई जाएं जहां पर कम समय में अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाए। क्वेश्चन नंबर 68 आपने पढ़ लिया है। स्वेज नहर जो है विश्व की सबसे बड़ी नहर है, ठीक है। नाम क्या है इसका? स्वेज नहर। किसको जोड़ती है, कहाँ से कहाँ को और कहाँ स्थित है? तो ये मिस्र में स्थित है। कृत्रिम समुद्री मार्ग है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है ये। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 69 ऊंची पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 तो ऑप्शन में है जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक, इसके अलावा लेह मनाली, महात्मा गांधी रोड, NH2। क्वेश्चन नंबर 69 उत्तर होगा यहाँ पर लेह मनाली मार्ग जो है ये सबसे ऊंची है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में है मनाली और लद्दाख में ये लेह को जोड़ता है, ठीक है। आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। खास बात ये है कि इसके बीच में जो रास्ता है वहाँ पर
रोहतांग दर्रा, तंगलांगला, बाराचाला, कई सारे यहाँ पर आपको दर्रे देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला का नाम बताइएगा। प्रश्न संख्या 70। एंडीज, हिमालय, रॉकीज, विंध्याचल। प्रश्न संख्या 70 आंसर होगा यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर हम जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71 है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है या फिर ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में है या फिर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग में है या फिर एक ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अभी तक की जो जानकारी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग गोरखपुर है, बट एक और इससे भी बड़ा जो है तैयार कर लिया गया है 1507 मीटर, जो कि है आपका हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक में है। देखिए, गोरखपुर वाली की लंबाई थी 1366 मीटर, लेकिन अभी जो है एक और अपडेट, मतलब इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया कर्नाटक में, हुबली रेलवे स्टेशन। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करिएगा। 2021 की एक परीक्षा में प्रश्न आया था तो उसमें गोरखपुर ही था, तो उसके हिसाब से ही आंसर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्न की बात करें। विश्व की सबसे छोटी चिड़िया का नाम क्या है? गौरैया, बुलबुल, हमिंग बर्ड, चमगादड़। 72 में आंसर होगा हमिंग बर्ड जो है ये विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है। शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी है? कबूतर, तोता, गौरैया, कौवा। क्वेश्चन नंबर 73 में आंसर हो जाएगा कबूतर जो है शांति का प्रतीक है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। 74 में आंसर हो जाएगा बाबर। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? दो टाइप के सदस्य होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है, जबकि स्थायी सदस्यों की संख्या, यहाँ पर क्या पूछा है? स्थायी, तो स्थायी होती है 5, 10 होते हैं अस्थायी, प्रत्येक 2 वर्ष के लिए। स्थायी सदस्य देशों के नाम चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका। दुनिया का पुलिसमैन किस संस्था को कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 76 में आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1946, 1944, 1945, 1947। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 77 में आपका आंसर हो जाएगा 1945 में हुई, 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, इसकी स्थापना जो आपका दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 51 मूल सदस्य देशों के द्वारा इसकी की गई थी। तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने ही ये शब्द दिया था 1942 में संयुक्त राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 78 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? 78 में आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, यूएन। ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना हुई, 1946 में कार्य करना शुरू किया। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका चुनाव 9 साल के लिए किया जाता है। अदालत जो है ये काम करती क्या है? अगर देशों के बीच कोई विवाद है तो उनका ये जो है, मतलब ये मामले वहाँ जाते हैं और वहाँ से कोर्ट जो है सुनवाई करता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम, रूस, पेरिस या फिर न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 79 में आंसर हो जाएगा रोम में स्थित है ये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे, रोम में स्थित है ये। FAO कहते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इटली की राजधानी रोम में स्थित है। स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसी वजह से 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस भी मनाते हैं। इसमें 190 से अधिक सदस्य देश शामिल हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1948, 1945, 1947। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? प्रश्न संख्या 80 में आपका आंसर हो जाएगा 1945 में हुई। कब हुई? 16 नवंबर 1945। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है?
वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो आप लोग आंसर कर चुके हैं, जो भी लोग कमेंट बॉक्स में वाशिंगटन डीसी, उनका जवाब सही है। 1818 यानी एक स्ट्रीट है वहाँ पर, 1818 NW पर स्थित है और इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। ठीक है, 45 में इन्होंने कार्य करना शुरू किया था, इसीलिए यहाँ पर 45 लिखा हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन बोले तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, अच्छा यहाँ पर मुख्यालय पूछा गया है, खैर मुख्यालय अगर पूछा गया है तो आप मुख्यालय का आंसर क्या करेंगे? यहाँ पर जिनेवा में हुई, स्थापना हुई थी 1948 में, अप्रैल का महीना था, तारीख थी 7। भारत जो है 1948 में ही सदस्य बन जाता है 12 जनवरी को। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? 83 आंसर होगा, जिनेवा में स्थित है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, वियना, ब्रुसेल्स, मनीला। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 84 के लिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्रुसेल्स में है इसका मुख्यालय। स्थापना हुई थी 1949 को वॉशिंगटन यानी अमेरिका, कनाडा और 10 यूरोपीय देशों के द्वारा उत्तरी अटलांटिक संधि के तहत की गई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 85 मनीला, हेग, ब्रुसेल्स, डीसी। 85 में आंसर हो जाएगा मनीला में है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। कहाँ पे है? मनीला, यानी अगर आपको ऑप्शन में मनीला ना दिया हो तो फिलीपींस देगा। ठीक है, स्थापना हुई थी इसकी 1966 में। अगला प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ? इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा, जो लास्ट के 20 क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको, ये जरूर आएगा। इसका PDF कैसे मिलेगा आपको? हमारी एप्लीकेशन में इसका PDF मिल जाएगा। काठमांडू नेपाल में स्थित है सार्क का मुख्यालय। स्थापना हुई 1985 में ढाका यानी बांग्लादेश में। 8 सदस्य देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, हेग, मनीला, श्रीलंका। जिनेवा में है रेड क्रॉस का मुख्यालय। कहाँ है? जिनेवा में है रेड क्रॉस का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A के साथ। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। जिनेवा अगर ऑप्शन में ना मिले तो ध्यान रखिएगा, कई बार ये लोग कंफ्यूज करने के लिए स्विट्जरलैंड दे देते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1863 में। इसके अलावा प्रश्न अगर आपसे पूछे कि भारत में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है, तो वो नई दिल्ली में। गोलकुंडा का किला कहाँ है? सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, टेट में भी पूछा गया है, ये टेट में पूछा गया है, बहुत ही हमको लग रहा है 18 वाले में किसी एक में पूछा गया है। गोलकुंडा का किला जो है तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में स्थित है और यहाँ पर ऑप्शन आपके पास दिया गया है, ऑप्शन नंबर B हैदराबाद आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिलती मीनारें कहाँ हैं? अजमेर, बूंदी, अहमदाबाद, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 89 अहमदाबाद में है हिलती मीनारें। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? 2.5 दिन का झोपड़ा प्रश्न संख्या 90 में आपका सही जवाब होगा अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा। हवा महल कहाँ है? जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, बूंदी। क्वेश्चन नंबर 91 में आंसर हो जाएगा जयपुर में है हवा महल। हवा महल जयपुर में है, जल महल भी है। शालीमार बाग कहाँ है? शालीमार बाग जयपुर, श्रीनगर, आगरा, जोधपुर। 92 में आंसर हो जाएगा श्रीनगर में है शालीमार बाग। आराम बाग कहाँ है? प्रश्न संख्या 93 में आपका आंसर क्या होगा? तो आराम बाग आपका आगरा में है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 94 आंसर हो जाएगा बिहार में है शेर शाह का मकबरा। अब प्रश्न बन सकता है कि शेर शाह का मकबरा जो है वो बिहार में कहाँ है? तो सासाराम में है। ठीक है, बिहार में सासाराम में है, या रोहतास आपको ऑप्शन दे सकता है, कृत्रिम झील के बीच में स्थित है ये। कोणार्क का मंदिर कहाँ है? उज्जैन, बिहार, केरल, पुरी यानी उड़ीसा में है। ये पुरी गलत लिखा है, पुरी होगा, यहाँ पर छोटे ओ की मात्रा होगी। 95 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D के साथ। निशात बाग कहाँ है? ऑप्शन है श्रीनगर, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार। श्रीनगर में है आपका निशांत बाग। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल। राजस्थान में है दिलवाड़ा जैन मंदिर।
लाल बाग कहाँ है भाई? लाल बाग जो मेन वाला लाल बाग है, हो सकता है आप जिस ज़िले में रह रहे हो वहाँ पर भी कोई लाल बाग पार्क या लाल बाग ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो लाल बाग जैसे कानपुर में भी है, और जहाँ तक हमें लगता है लखनऊ में भी है, सीतापुर में भी है, कई ज़िलों में है, लेकिन जो मेन वाला है जो आपके जीके जीएस में प्रश्न बनता है तो वो है आपका बेंगलोर में, है ना। लाल बाग कहाँ है? लाल बाग ये एक कह सकते हैं बोटेनिकल गार्डन है लाल बाग के नाम से, तो ये मेन वाला आपका बेंगलोर में है, ठीक है। मोती मस्जिद कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 99 में आपका आंसर हो जाएगा आगरा में है मोती मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 100 है विक्टोरिया मेमोरियल। अब इस प्रश्न का आंसर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। जितने भी लोग कमेंट करेंगे उनको एक सरप्राइज़ मिलेगा हमारी तरफ से। और देखते हैं आपने लास्ट तक वीडियो देखा है कि नहीं देखा है। लास्ट तक जिसने भी वीडियो देखा है भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 50 मिनट में आपको हमने 100 क्वेश्चन करा दिए। इसी तरीके की और वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या ऐसी और वीडियोस लाई जाएं आप सबके लिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।